अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नैन मुनीब, और आज हमने बात करनी थी, मतलब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो था जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राइविंग आरडीए के। जब आरडीए बनानी है तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, आरडीए डिराइव करने के क्या स्टैंडर्ड होते हैं, उनके ऊपर बात करनी है। तो इसके अंदर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डाइटरी इनटेक, अगर आप चिल्ड्रन की आरडीए की बात करते हो तो डेली टेकिंग एनर्जी इनटेक ऑफ हेल्दी पॉपुलेशन, हेल्दी ग्रोइंग चिल्ड्रन एज स्टैंडर्ड टू मेक आरडीए। तो जो बच्चों के जब आरडीए आप बनाते हो, बच्चों के लिए अगर आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो तो आप क्या करते हो कि आप चेक करते हो स्टैंडर्ड के तौर पे किन्हें लेते हो, उन बच्चों को जो हेल्दी हैं, ठीक है, और उनका इंटेक चेक करते हो। हेल्दी लोगों का इंटेक चेक करते हो, हेल्दी बच्चों का इंटेक चेक करते हो। जितना उनका इंटेक होता है उसको आप एज अ स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। तो आपने मतलब जो प्रॉपर अथॉरिटी इस पे काम करती है, तो वो क्या करते हैं कि हेल्दी लोग जो इंडिविजुअल हैं जिनके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है उस न्यूट्रिएंट की, वो उसका इंटेक चेक करते हैं कि इसका डेली इंटेक उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का क्या है, और उससे रिलेटेड फिर आरडीए बना देते हैं, ठीक है। ग्रोथ, दूसरा पॉइंट है ग्रोथ। फॉर अर्ली इन्फेंसी आरडीए रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ और द ब्रेस्ट मिल्क इंटेक और हेल्दी इन्फेंट इज यूज। तो इसके अंदर जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट कहते हैं 2 साल तक के बच्चे को, ठीक है। तो उसके अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिटरमाइन की जाती है सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ के लिए, और द ब्रेस्ट मिल्क इनटेक ऑफ द हेल्दी इन्फेंट इज यूज। तो इसके लिए स्पेसिफिकली कोई भी उसकी न्यूट्रिएंट इनटेक की जो इतना इनटेक जो उसकी सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ करे, ठीक है, इतना इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि उसकी ग्रोथ को सेटिस्फाई करे, तो उसको चेक करते हैं। तो उसमें किस तरह आरडीए को डिटरमाइन किया जाता है, बाय असेसिंग द ग्रोथ, कि इसमें क्योंकि उनमें ग्रोथ विजिबल होती है, बड़ों में नहीं होती, ठीक है। चिल्ड्रन में या स्पेसिफिकली एडल्ट्स में तो वैसे ही ग्रोथ विजिबल नहीं होती, इन्फेंट्स में क्योंकि ग्रोथ विजिबल होती है इसलिए उनको न्यूट्रिएंट दिया जाता है। एंड देन ये चेक किया जाता है कि क्या इसकी ग्रोथ जो है सेटिस्फैक्टरी है। अगर सेटिस्फैक्टरी होती है तो उसको फिर आरडीए के तौर पे चूज कर लिया जाता है। न्यूट्रिएंट बैलेंस, रिक्वायरमेंट ऑफ सम न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन आर डिक्लाइन डिसाइडेड ऑन मेंटेनिंग द बैलेंस इन इनटेक एंड आउटपुट इन एडल्ट एंड सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ इन चिल्ड्रन। तो जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है इसको भी, अगर आप प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिएंट बैलेंस, कि जितना इंटेक, देखो एक बॉडी का इंटेक होता है, ठीक है, एक बॉडी ने अपने रिजर्व रखना है और आगे एक्सक्रीट आउट कर देना है। तो ओवरऑल देयर शुड बी अ बैलेंस, जितना इंटेक हो एक्सक्रीट आउट उससे ज्यादा ना हो रहा हो, सही है। तो इस चीज को जब बैलेंस रखते हैं तो उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट बैलेंस। तो प्रोटीन का जब बैलेंस होता है, बैलेंस किस तरह चेक करते हो, यूरिन के थ्रू। यूरिन में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो निकलते हैं वो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से निकलते हैं, ठीक है। तो जितना इनटेक है और जितना एक्सक्रीट आउट है, इनके दरमियान एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एडल्ट्स के लिए और बच्चों के अंदर अगर आपने प्रोटीन को चेक करना है तो उसके लिए सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ, जो कि ऊपर वाला पॉइंट था, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट बैलेंस से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि किसी की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर हेल्दी पर्सन है और वो इनटेक कर रहा है 10 mg, और 10 का 10 mg जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी जो है वो फुलफिल्ड है, उसके न्यूट्रिएंट स्टोर पूरे हैं। तो इसका मतलब 10 mg ही एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसी के बेस पे आरडीए निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई बंदा है जो 10 mg, मतलब हेल्दी पर्सन है, वो 10 mg आपने उसको दिया और एक्सक्रीट आउट हो गया 8 mg, एक्सक्रीशन में आपने चेक किया, तो इसका मतलब 2 mg उसकी बॉडी ने यूज किया है। तो दो बॉडी जो है वो यूज कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि उसका आरडीए जो था वो 2 mg था, ठीक है। मतलब जितना यूज हुआ है तो वो भी देना है, और एक्सट्रीट आउट कितना हो गया था, 8। तो इस हिसाब से जो है वो चेकआउट किया जाता है। न्यूट्रिएंट का बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ऑब्लिगेटरी लॉस, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिनको आप किसी सूरत भी खत्म नहीं कर सकते। इट इज द मिनिमल लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट और इट्स मेटाबॉलिक प्रोडक्ट थ्रू नॉर्मल रूट ऑफ एलिमिनेशन, मतलब यूरिन, फीसिस, स्वेट, जहां से लॉस होना ही है न्यूट्रिएंट ने। इट हेल्प टू डिटरमाइन अ न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल टू कंपनसेट ऑब्लिगेटरी लॉस। ग्रोथ रिक्वायरमेंट प्लस ऑब्लिगेटरी लॉस डिटरमाइन टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। तो ऑब्लिगेटरी लॉस जो है ये एक ऐसी चीज है जिसको लाजमी कंसिडर किया जाना चाहिए ड्यूरिंग दैट असेसमेंट, क्योंकि ये वो चीज है जो आपने कंसिडर करेंगे तो आप रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करेंगे। तो दो चीजें हैं, अगर आपने कहना है कि ओके टोटल कितना इनटेक होना चाहिए, तो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, ग्रोथ रिक्वायरमेंट, कि इस बंदे को एक्चुअल रिक्वायरमेंट, इसके तमाम बॉडी फंक्शन जितने भी हैं उनमें कितनी रिक्वायर है, एक चीज। और दूसरा, ऑब्लिगेटरी लाजमी जो लॉस होना है स्वेट से, यूरिन से, फीसिस से, जो चीज उस न्यूट्रिएंट का लॉस होना है, उसको इन दोनों को जमा करते हैं तो टोटल इंटेक देते हैं। अब जब टोटल इंटेक दे दोगे, जैसे फर्ज कर लो 2 mg जो था वो ऑब्लिगेटरी लॉस था और 8 mg जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपने 8 जमा 2 10 mg देना है, ताकि जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो जाए और जो रिक्वायरमेंट है वो भी
फुलफिल हो जाए। अगर आप 8 ही देते हो, अगर आप ऑब्लिगेटरी लॉस को कंसीडर नहीं करते, 8 mg देते हो, तो 2 फिर निकल जाएगा और 6 मिलेगा बॉडी को। ठीक है, 6 का मतलब है कि बॉडी जो है वो डेफिशिएंसी की तरफ चली जाएगी। फैक्टोरियल मेथड, रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट बाय डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी आर कैलकुलेटेड एंड एडेड अप टू द टोटल। ये फैक्टोरियल मेथड है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हर बॉडी के डिफरेंट फंक्शन हैं, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजनेशन, डाइजेशन, डिफरेंट फंक्शन है। तो हर न्यूट्रिएंट, हर फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कितना चाहिए। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर आयरन की कितनी जरूरत है, कितने एमजी आयरन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा, कितने एमजी आयरन जो है एक्टिविटी में इस्तेमाल हो जाएगा, कितने एमजी आयरन जो है वो हार्ट की पंपेशन में मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, कितने परसेंट, कितने एमजी कैल्शियम जो है वो हार्ट की पंपेशन में इस्तेमाल हो जाता है, कितने परसेंट कैल्शियम जो वो हड्डियों का हिस्सा हो जाएगा। तो आप एक एक पार्ट, एक एक फंक्शन की बात करते हो, उसके उनकी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हो, और एट द एंड उन सारे फंक्शंस को जमा करके, सारे फंक्शन से जितनी वैल्यू आती है उसको जमा करते हो। देन यू फाइंड आउट कि पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब ये स्पेसिफिक फंक्शन बेसिक लेवल पे जाके आप इसको फाइंड आउट करते हो। न्यूट्रिएंट टर्नओवर, साइंटिस्ट यूज आइसोटॉपिकली लेबल्ड न्यूट्रिएंट टू स्टडी न्यूट्रिएंट टर्नओवर इन हेल्दी इंडिविजुअल व्हिच हेल्प डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट। The method has been used to measure the requirement for nutrient like vitamin A, C, B12 and iron. इसमें आइसोटॉपिकली लेबल्ड न्यूट्रिएंट इस्तेमाल किया जाता है ताकि चेक किया जाता है। आइसोटॉपिकली का क्या मतलब होता है कि उसके बाद उसके आगे स्कैनर्स लगा देंगे। अब स्कैनर जो है वो, आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज होती है जो कि रेडिएशन रिलीज करे। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं ना। तो वो न्यूट्रिएंट के ऊपर जो है वो ऐसे रेडियो एक्टिव लगा देते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होता है, वो रेज, शुआएं रिलीज करता है। तो जिसकी वजह से पूरी स्टडी की जाती है कि आप न्यूट्रिएंट कहाँ जा रहा है बॉडी के अंदर। ओके, यहाँ से ये गया, इतना यूज हो गया, इतना रह गया, इतना यूज हो गया, इतना रह गया। तो उस चीज को चेकआउट करते हुए न्यूट्रिएंट टर्नओवर की बेस पे आप डिटरमाइन करते हो कि कितनी रिक्वायरमेंट है। डिप्लीशन एंड रिप्लेशन स्टडी, इट हेल्प अस फिगर आउट हाउ मच वाटर सॉल्युबल विटामिन आवर बॉडी नीड। अब ये स्पेसिफिक हो गया, देखो, ये डिप्लीशन रिप्लीशन इनके लिए हो गया, न्यूट्रिएंट टर्नओवर इन न्यूट्रिएंट्स के लिए हो गया। स्टार्ट में हमने डाइटरी इनटेक जो है वो देखा था, वो चिल्ड्रन के लिए था। जो ग्रोथ थी वो स्पेसिफिकली इन्फेंसी स्टेज के लिए थी। तो इस तरह डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए डिफरेंट भी हैं। तो ये स्पेसिफिक करता है वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन सी, B1, B2, B3, B6 आर मेजर्ड बाय दिस मेथड। तो ये चीज जो है वो स्पेसिफिक आ सकती है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के लिए आपने आरडीए डिटरमाइन करने हैं, तो हाउ यू विल डू दैट। तो डिप्लेशन एंड रिप्लेशन स्टडी उसकी है। अगर सर ने 2-3 मेथड पूछे हैं तो ये जो जर्नल मेथड है, जिससे ये इसमें भी B12 लिखा है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन मेनली आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। जिनमें कोई स्पेसिफिक नहीं है वो सारे लिख सकते हो, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो आपने फिर स्पेसिफिक के हिसाब से याद करने हैं। The vitamin level in blood और टिश्यू लाइक रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल आर मेजर्ड। अब इसमें क्या किया जाता है कि टिश्यूज के लेवल तक जाके, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट सेल लेवल में जाके एक स्पेसिफिक विटामिन का लेवल का चेक किया जाता है। अ डाइट विद लोएस्ट लेवल ऑफ दैट न्यूट्रिएंट इज गिवन सो दैट द बायोकेमिकल रिपोर्ट गिव द लोएस्ट वैल्यू। तो पहले क्या किया जाता है, डिप्लीट किया जाता है उसकी बॉडी को। मतलब उसकी डाइट में से टोटली वो न्यूट्रिएंट खत्म कर दिया जाए, खत्म या लोएस्ट लेवल पे। ठीक है, अब उससे क्या होगा, बॉडी बॉडी के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जाएंगे। ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन वैसे ही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। तो बॉडी से इनका क्या हो जाएगा, ये एक्सक्रीट आउट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। अनटिल अनलेस आपने, अनटिल तब तक करना है आपने ये, जब तक कि बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक लोएस्ट लेवल ना आ जाए। ठीक है, कम से कम फर्ज कर लो बॉडी में 1 mg के स्टोर रह गए बस। ठीक है, आपने इतनी लो डाइट दी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब उसके बाद आपने स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू करना है। ठीक है, तो आपने दिया 2 mg, 3 mg दिया, 4 दिया, और तब तक देना है जब तक कि ग्रोथ उसकी दोबारा नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, रिस्पॉन्स इंक्रीज रैपिडली इज डिटरमाइंड एट रिक्वायरमेंट लेवल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट मैच होती है तो उसकी बॉडी जो है वो इंस्टेंटली उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और ग्रोथ शो कर देती है। तो इस तरह पहले आपने उसकी बॉडी से जितने न्यूट्रिएंट रिजर्व्स थे उनको खत्म किया, मिनिमम लेवल पे लेके आए, एंड देन यू अगेन स्टार्टेड गिविंग देम दैट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब न्यूट्रिएंट दोबारा देने शुरू किए तो उसकी वजह से उनका लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और एक जब टाइम जैसे ही उसकी नीड्स के बराबर आया वो लेवल, या उसकी रिक्वायरमेंट एक स्टैंडर्ड ग्रोथ के मुताबिक लेवल आया, तो बॉडी उसकी रिस्पॉन्स शो कर दिया और ग्रोथ शुरू कर देती है। हाउ आरडीए इज डिराइव्ड, डिटरमाइन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर ईच फिजियोलॉजिकल ग्रुप थ्रू वन और मोर अबव मेथड। ऊपर वाले जितने भी मेथड हैं उनमें से किसी भी मेथड को इस्तेमाल करते एक या एक से ज्यादा आप न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एक फिजियोलॉजिकल ग्रुप, फिजियोलॉजिकल ग्रुप से मुराद है वो जो हमने आगे ग्रुपिंग की थी कि जेंडर बेस पे अलग होते हैं और उस बेस पे अलग होते हैं। तो आपने डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, हर ग्रुप की अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आपने फाइंड आउट कर ली।
कंप्यूट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू बायो अवेलेबिलिटी एज फॉर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन एंड बीटा विटामिन B12। ऊपर वाले मेथड से तो आपने फिजियोलॉजिकल ग्रुप से मुराद है कि एक स्पेसिफिक फंक्शनल फिजियोलॉजिकल ग्रुप से आ गया फंक्शनल बेसिस पे, ठीक है, कि कुछ काम कम करते हैं, कुछ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस बेसिस पे आपने एक बार तो निकाल लिया जो उनकी रिक्वायरमेंट फिजियोलॉजिकल बेसिस से आप ये मुराद ले सकते हो कि बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट के, जो हमने फंक्शनल मेथड अभी बताया ना, जिस तरह कि हर एक बॉडी को एक एक फंक्शन के लिए कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है एक न्यूट्रिएंट की। तो जब आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो उसको उन तमाम को आपने टोटल कर लिया फाइनली, तो आपको पता लग गया कि बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है इस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ठीक है। अब उस एक तो वो बॉडी फंक्शन के हिसाब से तो आपने बता दिया। सेकंड फैक्टर क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कितना इनटेक किया है और उसमें से एब्जॉर्ब कितना हुआ है, बॉडी कितना यूटिलाइज कर सकती है। कई बार क्या होता है कि आपने 10 mg आयरन फूड से खाया, लेकिन उसमें से बॉडी ने सिर्फ 6 एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 6 mg बॉडी ने लिया है, बाकी 4 mg वैसे ही जाया हो गया, ठीक है। तो ये बायो अवेलेबिलिटी आपने कंसीडर करनी है कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है 10 mg, एक न्यूट्रन की रिक्वायरमेंट 10 mg है, ठीक है, और उसकी बायो अवेलेबिलिटी 50% है, तो आपको 20 mg देना पड़ेगा, ताकि 10 mg जो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा वो तो एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो सबसे पहले आपने फिजियोलॉजिकल ग्रुप के हिसाब से जो है रिक्वायरमेंट बता दी, उसके बाद आपने बायो अवेलेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखा कि कितने परसेंट बायो अवेलेबिलिटी है, और उसी के हिसाब से आपने उसको देखा। एब्जॉर्प्शन प्रोमोटर एंड इनहिबिटर मस्ट बी कंसीडर। और कुछ जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन प्रोमोटर होते हैं, जैसे विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है, और कुछ इनहिबिटर होते हैं जैसे टैनिन्स, ऑक्सलेट, फाइबर, ये एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो इन चीजों को भी साथ में कंसीडर किया जाना चाहिए कि अगर इनहेंसर दिए जाएंगे तो क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर साथ में डाइट के अंदर ज्यादा वो है, इनहिबिटर्स हैं, तो कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कंप्यूट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। अच्छा, ये आपने जर्नल ओवरऑल निकाल के उसके बाद इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी क्या होती है कि इन प्रैक्टिस एंड इन टेक लेवल टू मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। +2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि एक मीन वैल्यू है, एक जनरल वैल्यू है, जो ओवरऑल एवरेज आंसर निकाला गया, उससे +2, उससे थोड़ा सा हायर इनटेक जो है वो रिकमेंडेड किया जाता है। एक एवरेज वैल्यू, उससे हायर इनटेक रिकमेंड किया जाता है +2 SD। ये जब आपने शायद परसेंटाइल्स किए हो, ग्रोथ चार्ट किए हो, तो उसमें ये कंसेप्ट आता है +2। फुलफिलिंग 97.5% पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट इज चूजन एज RDA। तो यानी कि वो इनटेक लेवल जो कि एवरेज से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे हो, +2 का मतलब है कि उससे थोड़ा सा अबव साइड पे हो इनटेक लेवल, और वो 97.5% पॉपुलेशन को एटलीस्ट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो, तो उसको आप RDA के तौर पे सेट करते हो। सेफ लेवल अप्रोच इज नॉट यूज इन द केस ऑफ एनर्जी, एज एक्सेस और inadequate intake is undesirable. Only the average requirement of energy is defined as RDA. न्यूट्रिएंट लेवल के न्यूट्रिएंट के हवाले से तो आप सेफ की बात कर सकते हो, जाहिर सी बात है। इस न्यूट्रिएंट जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आयरन का एक सेफ्टी लेवल रखा हुआ है कि इससे नीचे नहीं जाना, उससे ऊपर नहीं जाना, तो एक सेफ्टी लेवल रखते हैं ना, कि ये एक सेफ लेवल अप्रोच क्या होती है कि जो एक मिनिमम लेवल है जहाँ पे डेफिशिएंसी हो सकती है, उससे थोड़ा सा ऊपर करके बताया जाता है कि इतना इंटेक करना है कम से कम, ठीक है। और इसी तरह जिस लेवल पे टॉक्सिसिटी हो सकती है उससे थोड़ा सा पीछे करके बताया जाता है कि इतना इनटेक करना है, ठीक है, ताकि अगर कोई बंदा हायर रेंज पे, अपने मुताबिक हायर रेंज पे भी हो, तब भी वो क्या हो, सेफ लेवल पे हो। यही मेडिसिन में भी किया जाता है कि अगर कोई मेडिसिन जो है वो 20 mg पे जाके टॉक्सिक इफेक्ट देती है, या किसी मेडिसिन ने अगर चार लिखा हो कि डोंट यूज अबव 4 पिल्स, कि आप 4 गोलियों से ज्यादा ना खाएं, ठीक है, तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि असल में उसकी टॉक्सिसिटी कहाँ पे होनी थी, 6 पे जाके, 6 7 गोलियों पे, 8 गोलियों पे, तो वो 4 इसलिए रखते हैं ताकि अगर अपनी तरफ से कोई मैक्सिमम भी खा ले तो भी उसको इतना ज्यादा इफेक्ट ना आए। तो इसी को कहते हैं सेफ लेवल अप्रोच, कि लोअर साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन रख के और अपर साइड से भी थोड़ा सा मार्जिन रख के एक वैल्यू दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये है न्यूट्रिएंट के केस में। एनर्जी के केस में वो कहता है कि ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप लोअर या अपर रखो, क्योंकि एक्सेस और एडिकेट इनटेक इज अनडिजायरेबल। कोई इनटेक इसको यानी कि प्रॉपरली कंट्रोल करना जो है वो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने इनटेक जब इनएडिकेट इनटेक करेंगे तो कम वेट लॉस या वेट गेन वाली सिनेरियोज भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी के लिए कोई सेफ लेवल अप्रोच नहीं होती कि इससे नीचे नहीं जाना या इससे ऊपर नहीं आपने रखना, या एक स्पेसिफिक रेंज नहीं दी जाती न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, क्योंकि डेफिशिएंसी सिम्टम्स बहुत सीवियर आ जाते हैं, तो इस वजह से उसके अंदर safe level approach is required. In case of vitamin like vitamin A, niacin, they are available in the form of provitamin food and are converted to respective vitamin in body. RD of such vitamin must be determined after considering this factor. कहता है कि कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे भी हैं
जो बॉडी के अंदर मतलब फूड्स के अंदर एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म समझ लो उसके अंदर होते हैं। तो वो जब कन्वर्ट होते हैं तो वो 100% कन्वर्ट नहीं हो सकते। मतलब आपको पता है बीटा कैरोटीन, उससे विटामिन ए बनता है, जबकि बीटा कैरोटीन की अपनी एक्टिविटी 1/6 ऑफ एक्चुअल विटामिन ए है, मतलब कि 6 गुना कम है। तो ये चीज भी कंसीडर करनी चाहिए कि जब फूड से बीटा कैरोटीन आ रहा है, जिसको आप कह देते हो कि ओके दिस इज विटामिन ए ही आ रहा है, लेकिन वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 6 टाइम लोअर है। तो इस फैक्टर को भी आपने कंसीडर करना है कि जो चीजें अपने प्रो फॉर्म में मौजूद है, प्रो का मतलब है प्री फॉर्म, पहले वाली फॉर्म, अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो उनको भी कंसीडर करना चाहिए कि जब वो कन्वर्ट होंगे या जब एक्टिव होंगे तो वो कितने परसेंट एक्टिव होंगे, और उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट डिटरमाइन होनी चाहिए। फॉर प्रोटीन, द एसेंशियल अमाइनो एसिड मिक्स इन द डाइट which decide the quality of protein is important has the quality tend to be satisfactory due to mutual supplementation of individual protein। वो कहता है कि आपने जब प्रोटीन की बात, ऊपर विटामिन की बात की, और प्रोटीन के अंदर स्पेशल कंसर्न क्या है कि प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। अगर आप तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट जो अमाइनो एसिड का मिक्स होता है, तो अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर तमाम के तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हैं, तो वो कहते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन। लेकिन अगर कोई प्रोटीन ऐसी है जिसके अंदर तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है, तो वो लो क्वालिटी प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि वेदर इट इज अ हाई क्वालिटी प्रोटीन और अ लो क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होगी कंपैरेटिवली लो क्वालिटी प्रोटीन की, क्योंकि हाई क्वालिटी एब्जॉर्ब भी अच्छा होगी, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगी और मैक्सिमम न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करेगी। ठीक है। रेफरेंस पर्सन, रेफरेंस पर्सन क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वेरीज विद एज एंड साइज ऑफ अ पर्सन, सो एन इंडिविजुअल ऑफ गिवन। अब आपको पता है कि एज और साइज दोनों चीजें, और तीसरा जो है वो जेंडर, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि उसको डिटरमाइन करती हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। उसके रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करती है कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। इट आल्सो वेरीज विद एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस सच एज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, और इस तरह की स्टेजेस के हिसाब से डिपेंड करती हैं। एक रेफरेंस मैन है, रेफरेंस वुमेन है, इसकी आगे प्रॉपर्टीज थी वो शायद यहाँ से गायब हो गई हैं, वो मैं देख लेता हूँ। पर्सन डेली वैल्यू, ये मैं आपको रेफरेंस वैल्यू अभी करवा देता हूँ, इसके बाद पर्सन डेली वैल्यू समझ लो। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप परसेंटेज डेली वैल्यू फॉर न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल। तो आपने अक्सर देखा होगा कोई जूस का डब्बा या कोई इस तरह का डब्बा देखते हो तो उसके लास्ट के ऊपर लिखा होता है विटामिन ए 40%, विटामिन डी 20%, इस तरह करके वैल्यूज लिखी होती हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है? परसेंटेज डेली वैल्यू होती है। वो 2000 किलो कैलोरीज के हिसाब से एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि अगर एक बंदे की रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरी है, तो उसके हिसाब से ये जो एक पैकेट है ये उसका विटामिन ए इतना रिक्वायरमेंट उसकी पूरी कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर 2000 किलो कैलोरी वाला बंदा है, मतलब एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, अगर आपकी उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली यू नीड मोर विटामिन ए फ्रॉम दैट। ठीक है, तो पैकेट के ऊपर अगर 20% लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इस एक स्पेसिफिक बंदे की जिसकी डेली की रिक्वायरमेंट जो है कैलोरीज की 2000 है, उसकी विटामिन ए की 20% रिक्वायरमेंट इसकी एक सर्विंग से या इस एक पैकेट से पूरी हो सकती है। एक बिस्किट का पैकेट लिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था कैल्शियम, आगे लिखा हुआ है 30%। उसका मतलब है कि अगर 2000 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो कि बीएमआर या उसे टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर से मैंने निकाली, एंड फाइंड आउट कि मेरी टोटल रिक्वायरमेंट डेली की जो है वो 2000 किलो कैलोरीज है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस 2000 किलो कैलोरीज का वो एक मैंने पैकेट उठाऊंगा ना जब, अब उसके अंदर बेशक 200 कैलोरीज है, बेशक उसके अंदर 250 कैलोरीज है, कैलोरीज इज नॉट कंसर्न, मेरी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे लिखा विटामिन ए, आगे लिखा हुआ है 30%, विटामिन कैल्शियम 40%। तो इसका मतलब यह है कि ये एक पैकेट अगर मैं खाऊंगा तो मुझे इससे 200 किलो कैलोरीज आ जाएंगी। बट मेरे डेली रिक्वायरमेंट जो विटामिन ए की है उसका 30% यहाँ से पूरा हो जाएगा, और मेरे कैल्शियम का 40% रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड दिए ताकि लोगों को, आम जो ले मैन है उसको समझ आए कि अगर मैंने अपनी ये रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो मैं इस इन चीजों से, इन फूड लेबल से जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकूंगा। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दैट। ये जो रेफरेंस मैन एंड वुमेन है ये मैं चेक कर रहा हूँ, कर लेता हूँ अभी। RDA DRI, ये है। ये बेसिकली यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूँ। रेफरेंस वुमन कौन है? जो हेल्दी हो, फ्री फ्रॉम डिजीज हो, कोई बीमारी ना हो, सेम है, हेल्दी हो, फ्री फ्रॉम डिजीज हो, फिट फॉर वर्क, क्योंकि मैन जो है वो वर्क करना होता है।
शी मे बी इंगेज इन 8 आवर ऑफ मॉडरली एक्टिव वर्क। ठीक है, इसकी जो है वो इसका घर का काम लिखा हुआ है बेसिकली कि मॉडरेटली एक्टिव वर्क जो करके यूजुअल वर्क्स होते हैं उनके अंदर 8 घंटे वो इंगेज होनी चाहिए। जो भी रेफरेंस लेना है फॉर आरडीए, अगर आपने किसी एक आरडीए डिसाइड करना है तो आपने डेफिनेटली लोगों को लोग जो हेल्दी होंगे जाके उनका न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल चेक कर सको, जो न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल उनका हो उसकी बेसिस पे अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट डिटरमाइन कर सको। ठीक है, तो दोनों क्या होने चाहिए, हेल्दी, दोनों को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। शी शुड बी डूइंग 8 आवर ऑफ मॉडरेटली एक्टिव वर्क, और ये जो है वो ऑक्यूपेशन फॉर 8 आवर, मतलब जो भी उसका पेशा है उसके अंदर 8 घंटे जो है वो काम करता हो। इन लाइट इंडस्ट्री और इन जनरल हार्ड वर्क, तो ये उसने बता दिया कि या तो हल्का काम कोई भी लाइट वर्क इंडस्ट्री, या कोई घर के जनरल जितने भी काम होते हैं वो चीजें, ये 8 घंटे जो है इसने ये काम करना है। ठीक है, स्पेंड 8 आवर इन बेड, इसके भी 8 आवर्स इन बेड है। 4 to 6 आवर इन लेजर एक्टिविटी, इसके 4 to 6 आवर इन लाइट लेजर एक्टिविटी, सेम बात है। सिटिंग एंड मूविंग अबाउट 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स इन एक्टिव हाउस होल्ड वर्क, इन एक्टिव रिक्रिएशन, तो ये भी वही बात है, एक्टिव रिक्रिएशन, ये भी आप इसको लिख सकते हो हाउस होल्ड वर्क। तो ये घर के क्योंकि काम करती है, इसकी एक्टिव रिक्रिएशन में यानी कि कोई पार्क में सफर कर रहा है, सैर कर रहा है, और ये इस तरह की चीजें। ठीक है, रिक्रिएशन और वॉकिंग, वॉकिंग और हाउस होल्ड ड्यूटीज, तो बात सेम टू सेम बातें हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। बस थोड़ा सा ये उस हवाले से बताया गया हाउस होल्ड वर्क के हवाले से, और ये ऑक्यूपेशन और बाहर जाके फिरने वॉकिंग वगैरह के हवाले से जो है वो बात है। तो ये रेफरेंस पर्सन होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कर चुके हुए हैं। ये आपको नहीं याद करने, आपको अपने सिर्फ इनमें से ये जो आरडीए या डीआरए हैं सिर्फ अपनी एज ग्रुप के सरकाती होते हैं, याद कर लो। जैसे आप लोग 16 से 19 के दरमियान आ जाओगे तो ये आप चीज़ें यहाँ से याद कर लेनी है। Okay, so that was all for today's lecture. If you have any question, you can ask in 2 minutes. Otherwise, we can just end up the meeting.